डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप देखना शुरू कर चुके हैं कार्यक्रम हेलो किसान और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम खेती से जुड़े हुए कुछ एक ऐसे विषय पर चर्चा करते हैं जिससे हमारे किसान भाइयों को हो रही समस्याओं का समाधान किया जा सके, उनकी खेती किसानी में परिवर्तन लाया जा सके, अपने किसान भाइयों को प्रगतिशील और विकासशील बनाया जा सके। हेलो किसान कार्यक्रम में हमारे किसान भाइयों की भूमिका बहुत अहम होती है और हमारे दर्शकों की भूमिका भी बहुत अहम होती है, क्योंकि आपके सवालों को सीधा इस कार्यक्रम में जोड़ा जाता है और सीधा लाइव जवाब आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके सवालों के आपको दिए जाते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम में हर बार की तरह हम अलग अलग विषय पर चर्चा करते हैं। आज ऐसे कौन से विषय पर हम चर्चा करेंगे और कौन सी समस्याओं को समझेंगे, उनका समाधान करेंगे, उनका निराकरण करेंगे, आइए जानते हैं आज के विषय के बारे में। हेलो किसान कार्यक्रम में आज हम सबसे पहले दो महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जिसमें से सबसे पहला विषय रहेगा खरीफ फसलों में रोग व कीट नियंत्रण किस प्रकार से करना चाहिए। अरहर फसलों में रोग व कीट नियंत्रण किस तरीके से करना चाहिए। साथ ही आज का दूसरा विषय रहेगा खरीफ फसलों में उर्वरकों का प्रयोग किस तरीके से करें, कितनी मात्रा में करें और कैसे करना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इन दोनों विषय से जुड़ी हुई तमाम बारीकियों को समझा जाएगा। अब इस विषय से जुड़े हुए आपके कोई भी सवाल हैं तो आप टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल कर सीधा सवाल हमसे पूछ सकते हैं। आप टोल फ्री नंबर नोट कर सकते हैं 1800-113060, 1800-113061। लेकिन फ़ोन करते समय हम सभी दर्शकों से ये निवेदन करना चाहेंगे कि आप अपने टेलीविज़न की आवाज़ को बंद कर दें और फ़ोन में पर्याप्त नेटवर्क हो ताकि एक बेहतर संवाद स्थापित हो सके, आपकी समस्या का सही तरीके से समाधान हो सके। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। व्हाट्सएप करते समय एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप जहां से मैसेज कर रहे हैं या जहां से व्हाट्सएप कर रहे हैं, अपना नाम, जगह का नाम लिखना ना भूलें। साथ ही ईमेल के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा इस विषय से जुड़े हुए जो खास एक्सपर्ट हैं जो आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, आइए अब आपको उनसे रूबरू करा देते हैं। आज हमारे साथ स्काइप के जरिए डॉक्टर राकेश कुमार गंगवार जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर राकेश जी, आपका बहुत स्वागत है। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक रोग एवं कीट विज्ञान, आनंद कृषि विश्वविद्यालय, आनंद, गुजरात से हैं। आपका स्वागत करते हैं सर इस कार्यक्रम में। और जैसे कि सर आज का विषय हमने रखा है, अरहर फसलों में रोग व कीट नियंत्रण करना चाहिए, कब कब करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे पहचानें कि रोग लग चुका है, इन तमाम बातों पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि अरहर के जो किसान भाई खेती कर रहे हैं या खेती करना चाह रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले शुरुआती महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं जो किसान भाई ध्यान में रखें। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। किसानों, अरहर की फसल हमारे देश में उगाई जाने वाली प्रमुख दलहनी फसल है। चने के बाद हमारे देश में अरहर का ही उत्पादन होता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 5 मिलियन हेक्टेयर है हमारे देश में। और इसकी खेती मुख्यतः हमारे कर्नाटका, महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, अन्य राज्यों में भी होती है। तो जहाँ तक अरहर की फसल की बात है, अरहर की फसल चूंकि हमारे देश में अधिकांश जो हमारी आबादी है, जनसंख्या है, वो शाकाहारी है और हमारे देश दलहनी फसलों का उपयोग रोज के खाने में बहुत ज्यादा होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण फसल है और दलहनी फसलों में अरहर एक ऐसी फसल है जो पूरे देश में हर जगह इसको लोग खाते हैं और इसका उपयोग भोजन में होता है। जहाँ तक अरहर की बात है, अरहर की फसल की उत्पादकता की अगर बात करें तो उत्पादकता हमारे देश की थोड़ी सी कम है बाकी जगहों की तुलना में, इसलिए हमें अरहर की फसल को बाहर से आयात करना पड़ता है। तो जहाँ तक अरहर की फसल की खेती की बात करें किसान भाइयों, सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप खेत की तैयारी बहुत अच्छे से करें। हमारे ग्रीष्म ऋतु में खेतों की अच्छी से जुताई करके खेतों को थोड़ा खुला छोड़ें, जिससे कि वहां धूप लगे और जो रोग कारक कीट के जो भी हो वहां पे शिल्पी हो या फिर
जो रोग करने वाले फ्यूजेरियम जो बिल्ट है उसके जो स्पोर हैं, इस तरह से अन्य रोगों कारक हैं, वो नष्ट हो जाए, पहला ये ध्यान रखें। इसके अलावा दूसरी बात आती है किसान भाइयों, अच्छी प्रजाति का चयन करें। प्रजाति का चयन बहुत आवश्यक है किसान भाइयों, क्योंकि अरहर की फसल में एक रोग आता है जिसको उकटा रोग हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में बिल्ट रोग कहते हैं। इस रोग की समस्या बहुत ज्यादा है पूरे देश के अंदर। इसमें फसल जब हमारी बुवाई करते हैं उसके कुछ ही दिन बाद पौधे पीले पड़ने लगते हैं और पौधे धीरे धीरे सूख जाते हैं। अगर हम ऐसे पौधों को उखाड़े और उनको बीज से चीर के उनके मूल के भाग को देखें तो वहां हमें एक धारी, जो हमारे जाइलम मंडल कहते हैं, वहां पे एक धारी या गलन देखने को मिलती है। तो ये रोग ऐसा रोग है जिसका नियंत्रण आने के बाद करना बहुत ही मुश्किल है। तो किसान भाई इसका बहुत ध्यान रखें। ये आरंभिक अवस्था में भी आता है और फूल आने की अवस्था में भी इसका प्रकोप काफी ज्यादा रहता है। तो ये एक ध्यान रखने की बात है। दूसरी बात है किसान भाइयों, एक और बहुत बड़ी समस्या रहती है और वो है हमारे यहाँ स्लेटी मोजेक डिजीज। ये एक ऐसा रोग है जो वायरल डिजीज है और ये स्लेटी मोजेक जो है ये एक बर्म थी हिंदी में कहते हैं, या कुछ किसान भाई उसे मकड़ी भी कहते हैं और अंग्रेजी में उसे माइट कहते हैं। इस माइट के ये फैलता है जी। तो इस रोग के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों बहुत जरूरी है कि आजकल बहुत अच्छी प्रजातियों का विकास हुआ है, चाहे वो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर है, उन्होंने किया है। हमारे गुजरात में भी आनंद कृषि विश्वविद्यालय से कई प्रजातियां निकली हैं, मध्य प्रदेश से भी कई प्रजातियों का निकली हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी कई ऐसी प्रजातियां आज उपलब्ध हैं जो कि रोग रोधी हैं, जिसमें कि ना बिल्ट आता है और ना ही आपका ये जो हमारा स्लेटी मोजेक डिजीज आता है। ये थोड़ा ख्याल रखें। और पहचान ये है स्लेटी मोजेक का कि पत्तियां छोटी होने लगेंगी, बढ़वार रुक जाएगी और इसके बाद जैसे फूल आने आरंभ होंगे तो फूल ठीक से नहीं आएंगे और उसके बाद जो फली है वो फली नहीं बनती। तो ये इसकी खास इसका ध्यान रखें किसान भाई। इसके बाद तीसरा जो प्रमुख रोग है वो है फाइटोप्थोरा ब्लाइट। ये फाइटोप्थोरा ब्लाइट का प्रकोप भी कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इस रोग में पत्तियों पे पहले धब्बे बनते हैं और पत्तियां सूखने लगती हैं। पहचान करें सही समय पे, इसका भी आप अगर पहचान कर लेते हैं तो फफूंदनाशक का प्रकोप प्रयोग करके इसको रोक सकते हैं। लेकिन पहले जो दो रोग मैंने बताए उनका आने के बाद नियंत्रण करना थोड़ा मुश्किल होता है जी। और इसके बाद तीसरा जो एक और रोग है अल्टरनेरिया ब्लाइट। अल्टरनेरिया ब्लाइट में पत्तियों पर एक गोल रिंग जैसे धब्बे बनते हैं और उससे पत्तियों का धीरे धीरे पत्तियों में पूरे फैल जाते हैं और पत्तियां गिरने लगती हैं। इसको बड़ी आसानी से किसान भाई पहचान लेते हैं और इसे हम पत्ती धब्बा रोग भी कहते हैं। अगर इस रोग प्रकोप जैसे ही आपको दिखाई दे किसान भाइयों तो आप इसमें भी फफूंदनाशक जो भी बाजार में उपलब्ध है उनका प्रयोग कर सकते हैं और रोग रोधी प्रजातियां भी हैं इसकी तो उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो रोगों की बात हो गई। इसके बाद किसान भाइयों दो प्रमुख कीट हैं जी। डॉक्टर गंगवार जी, मैं आपके पास लौटूंगा और कीट के बारे में विस्तार से जानकारी आपसे लूंगा और बारीकियों को समझूंगा, लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़ी हुई खास रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। तो आइए नजर डालते हैं अरहर की कीट और रोग नियंत्रण से जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट पर। दलहनी फसलों में रोग और कीट नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। फसलों में रोग और कीट नियंत्रण करके किसान अच्छी पैदावार ले सकते हैं। दलहनी फसलों में अरहर की बात करें तो इस समय अरहर की फसल में उकटा रोग, फाइटोप्थोरा, अंगमारी, पादप बांझ रोग लगने की आशंका रहती है। ऐसे में इन रोगों पर समय रहते नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है। इन रोगों की रोकथाम के लिए डाइकोफॉल दवा की 2.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर डाइमेथोएट दवा की 1.7 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर पौधों पर छिड़काव करें। जिस खेत में उकटा रोग का प्रकोप ज्यादा हो उस खेत में 3 से 4 सालों तक अरहर की फसल नहीं लेनी चाहिए। अरहर के साथ ज्वार की सह फसल लेने से कुछ हद तक उकटा रोग का प्रकोप कम हो जाता है। ट्राइकोडर्मा 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करना चाहिए। अरहर में पीला मोज़ेक की रोकथाम के लिए डाइमोथेट 30 EC 1 लीटर या मिथाइल ऑन्डिमिटान 25 EC
1 लीटर मात्रा को 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर जरूरत के हिसाब से 10 से 15 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव करें। अरहर में कई तरह के कीट लगने की आशंका रहती है। अरहर में फली छेदक कीट का प्रकोप भी इसी महीने होता है। इसके लिए जब 70% फलियां पक जाएं, तो मोनोक्रोटोफॉस 36 SL को 300 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। जरूरत पड़ने पर 15 दिनों बाद फिर छिड़काव कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। रिपोर्ट के जरिए हमने जानने की कोशिश की कुछ बारीकियां कि किसान भाई इन बातों का ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक अपनी फसल को बचाने में कामयाब रहेंगे, उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर गंगवार जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। डॉक्टर गंगवार जी, आपने शुरुआत में एक बात कही कि उत्पादकता में कहीं ना कहीं हम कम हैं, इसलिए हमें निर्यात करना पड़ता है। क्या कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से अभी भी भारत में इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही है? और जिस तरीके से हमने इस बार का बजट देखा, बजट में तिलहनी और दलहनी फसलों पर फोकस किया गया है, उत्पादकता को, उसके भंडारण को बढ़ाने की बात की गई है। क्या वजह है जिसकी वजह से अभी भी किसान इसकी तरफ आकर्षित नहीं हो पा रहे हैं और किस तरीके से इसको और बढ़ाया जा सकता है? बहुत अच्छा आपका प्रश्न है और सरकार ने बहुत ज्यादा इसके ऊपर ध्यान दिया है। जहां तक निर्यात आयात हमें करना पड़ रहा है, उसके पीछे मुख्य कारण ये कि हमारे देश में इसकी जो कहते हैं ना डिमांड, इसकी जो आवश्यकता बहुत अधिक है, क्योंकि अधिकांश हमारी शाकाहारी जनसंख्या है और इसका काफी ज्यादा इसका आवश्यकता पड़ती है डेली में। तो इस वजह से हमें वो करना पड़ता है। और बाकी कई देश ऐसे हैं जहाँ पर वो लोग शाकाहार कम है लेकिन उत्पादन अच्छा करते हैं, इसलिए वो लोग उसको वहां से भेजते हैं। अब जहां तक रही उत्पादकता कम है, उसके पीछे मुख्य कारण तो ये है कि किसान भाई अब मतलब पहले तो उसको बहुत ज्यादा एक तरह से, जैसे हम सभी लोग किसान परिवारों से, तो जब हम दलहन फसलें करते थे तो बस एक बार हमने उसकी बुवाई कर दी और उसकी केयर कम करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोत्साहन मिला है सरकार की तरफ से, किसान भाई अब सीरियसली इस फसल को लेते हैं। और इसके बाद देखें आप, पिछले कई सालों से देखें, उत्पादकता प्रति वर्ष बढ़ रही है। कई राज्यों में तो अभी इसकी उत्पादकता 13 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक गई है, जो बहुत अपने आप में रिकॉर्ड है। इसके अलावा हमारी जो एवरेज उत्पादकता पहले से काफी बढ़ी है, अभी करीब 10 क्विंटल पर हेक्टेयर हम लोग पैदा कर रहे हैं। तो एक ये है। दूसरा ये है, किसान भाई अभी भी कहीं ना कहीं सही प्रजाति का चयन नहीं कर पाते, वो एक बहुत आवश्यक है। आज के समय में बहुत अच्छी अच्छी प्रजातियां आ गई जिनकी उत्पादकता 30 क्विंटल पर हेक्टेयर तक है, और कई हाइब्रिड्स भी आज डेवलप हुए हैं जो विकसित किए हैं भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में। उनकी उत्पादकता भी करीब 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक है, और वो बहुत कम समय की है, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी है। तो इन वेराइटियों का एक तो किसान भाई बहुत अच्छे से चयन करें। काफी विस्तार में किसान भाई क्या है कि जो उनकी पुरानी प्रजातियां लोकल हैं उनका ही चयन वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी उत्पादकता कम है और हमारा कुल उत्पादन कम रह जाता है। तो एक तो किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वो जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपने कृषि विज्ञान केंद्र नजदीक के वहां पे संपर्क करें, और वहां से, क्योंकि कई क्षेत्रों में किसान भाई लेट मानसून में भी इसकी बिजाई करते हैं, तो ये लाभ हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप अगली वर्ष भी अगर आप करना चाहते हैं कि इस बार आपने बुवाई कर दी है, तो अगली वर्ष पहले से ही आप कृषि विज्ञान केंद्र का संपर्क कर लें। आपके पास कृषि विश्वविद्यालय है, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। कृषि विभाग से आप संपर्क कर सकते हैं कि भाई नई प्रजाति हमें तुअर दाल की चाहिए, तो वो आपको प्रजाति मिल जाएगी। कुछ प्रजातियों के नाम मैं आपको बताना चाहूंगा जो बहुत अच्छी है वाकई बात में, जिसमें IPAE 15-6 है जो 2021 में रिलीज हुई है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान से, और ये शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी है। और ये 3 रोग जो मैंने प्रमुख बताए, उन तीनों रोगों के लिए रोग प्रतिकारक शक्ति इसके अंदर है, जिससे रोग वो नहीं आते। और 129 से लेके 149 दिन के बीच में ये पक के तैयार हो जाती है, और उत्पादन इसका करीब 20 से 25 क्विंटल के बीच में रहता है। तो बहुत अच्छी उत्पादकता है। इसके अलावा हमारे आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पिछले साल एक वैरायटी है गुजरात तुअर 109, गुजरात के किसान भाई इसका चयन कर सकते हैं। ये भी पुख्ता रोग जो विल्ट रोग है इसके लिए रोग प्रतिकारक शक्ति है। इसके अलावा स्ट्रेटिक मोजेक डिजीज जो है, जो एक प्रमुख रोग है इस फसल का,
उसके लिए भी रोग प्रतिकारक शक्ति इस प्रजाति में इसका चयन कर सकते हैं। इसके अलावा गुजरात 106 जो माही के नाम से है, इसका भी किसान भाई चयन कर सकते हैं। इसी तरह से जो भारतीय अनुसंधान संस्थान के कुछ हाइब्रिड्स हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन है, IPH 15-03 है, बहुत अच्छा हाइब्रिड है, इसका चयन कर सकते हैं। इसके अलावा HPH 9-05 हाइब्रिड है जो कानपुर से निकला हुआ हाइब्रिड है अरहर का, इसका भी किसान भाई चयन कर सकते हैं। तो ये कई प्रजातियां ऐसी हैं जो आज बहुत हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत काम किया है इसमें, और इसके बाद बहुत अच्छी अच्छी प्रजातियों का विकास कर दिया। तो किसान भाई सबसे जरूरी है अच्छी प्रजाति का चयन, ये आवश्यक है। इसको कर लेंगे तो उत्पादकता बढ़ जाएगी। जी, प्रजातियों की जब हम बात करें डॉक्टर गंगवार जी, तो हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से मिलकर और किसानों से मुलाकात के बाद 109 प्रजातियों का भी शुरुआत की है किसानों के लिए कि जिसमें कम लागत से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। क्या अरहर में भी कोई ऐसी प्रजाति लाई गई है किसान भाइयों के लिए? हाँ, अरहर के लिए जो मैं आपको बताया, पिछले साल हमारे आनंद से एक बहुत अच्छी प्रजाति है, आनंद तुअर 109 है, श्वेता के नाम से है ये, पिछले साल रिलीज हुई है। और जो मैंने प्रमुख रोग बताए आपको, ये मध्यम अवधि की फसल है, मतलब प्रजाति है जो शॉर्ट ड्यूरेशन में, मतलब शॉर्ट में मीडियम ड्यूरेशन की प्रजाति है, मध्य अवधि की, और इसका उत्पादन भी अच्छा है और रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी है इसके अंदर, तो इसका चयन किसान भाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने एक और बताया आपको, IPAE 15-6, ये 2 वर्ष पहले भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर से निकली है, इसका चयन कर सकते हैं किसान भाई। जी, तो कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं जिसका ध्यान रखकर किसान भाई अगर अरहर की फसल लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा मुनाफा होगा और आपकी उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी। डॉक्टर गंगवार जी, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे किसान भाइयों के लिए, जब खेत की तैयारी की बात की जा रही है तो खेत की तैयारी में ऐसी कौन सी विधि है या फिर ऐसा कोई इसमें हैक है कि खेत की तैयारी करते हुए अगर किसान भाई इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे या इस तरह की बुआई की तैयारी करें, बिजाई की तैयारी करें, तो रोग लगने की जो संभावना है उसको बिल्कुल कम से कम किया जा सके? बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने बात कही है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि काफी किसान भाई वैसे इसका अभी ध्यान रखने लगे हैं, क्योंकि दलहनी फसलों में जिस तरह से प्रोत्साहन सरकार के द्वारा मिल रहा है समय समय पे, और उससे किसान भाई काफी जागरूक हुए हैं, और वो अब दलहनी फसलों को सामान्य फसल की तरह नहीं लेते, वो उसको एक अच्छे तरह से उसकी केयर करते हैं, उसका देख रखाव करते हैं। तो मैं इसमें विशेष रूप से कहना चाहूंगा, किसान भाई जब भी खेत की तैयारी करें, सबसे पहले तो कोशिश करें कि अप्रैल मई के महीने में थोड़ा सा एक गहरी जुताई करके खेत को छोड़ दें खुला, जिससे कि वहां पर जो उगता रोग है फ्यूजेरियम उडम, इसके क्लेमाइड स्पॉट होते हैं जो जमीन में रहते हैं और वहां से वो फसल को प्रभावित करते हैं, तो उनका कम हो जाएगा, इसको मतलब वो वहां से खत्म हो जाएंगे। कई क्षेत्रों में दीमक का भी प्रकोप देख, तो किसान भाई वो भी ध्यान रखें। अगर दीमक आपके खेत में है तो वहां पर अच्छी तरह से सड़ी हुई खाद, जो गली हुई खाद जिसको कहते हैं FYM, फार्म यार्ड मैन्यूर, उसका प्रयोग करें। कई किसान भाई जो पूरी तरह से उसको गलने नहीं देते और उसके बाद डालते हैं, इससे कई क्षेत्रों में ये दिक्कत रहती है। इसके अलावा किसान भाई उगता रोग के प्रकोप को कम करने के लिए या उसको कुछ हद तक नियंत्रित करने के लिए ट्राइकोडर्मा जी, डॉक्टर गंगवार जी, आपके पास मैं लौटूंगा और इन बारीकियों को और बारीकी से समझेंगे और जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले समय की मांग है कि यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो दर्शक, जो भी आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर इन दोनों विषय से जुड़ी आपको कोई समस्या आ रही है या कोई जानकारी आप चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल कर सीधा इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, अपने सवालों को पूछ सकते हैं। इसके साथ यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं
कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। दो महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की जा रही है। खरीफ फसलों में उर्वरकों का प्रयोग किस तरीके से करना चाहिए, कितनी मात्रा में करनी चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए। साथ ही अरहर फसलों में रोग और कीट नियंत्रण कितना महत्वपूर्ण है, इसके लिए किन सावधानियों को बरतना चाहिए, इसके बारे में चर्चा की जा रही है। इन दोनों विषय से आप जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं तो आप सीधा इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। टोल फ्री नंबर को फ्लैश किया जा रहा है, व्हाट्सएप नंबर भी फ्लैश किया जा रहा है आपकी स्क्रीन पर। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ दूसरे मेहमान जुड़ चुके हैं। रजनीश पांडे जी, स्टूडियो में आपका बहुत स्वागत है सर। आप प्रमुख प्रबंधक हैं इफ्को नई दिल्ली से। और जिस तरीके से आज चर्चा कर रहे हैं सर, हम खरीफ फसलों में उर्वरकों का प्रयोग किस तरीके से करना चाहिए। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि खरीफ का मौसम आ चुका है, किसान भाई कई जगहों पर अपनी बुआई भी कर चुके हैं। अगर बुआई की जा चुकी है या कुछ पछैती बुआई चल रही है या तो उन किसान भाइयों को क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, किन सावधानियों को इस समय वो बरत सकते हैं उर्वरकों का प्रयोग करते समय। धन्यवाद सर। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि बहुत ही एकदम सामयिक यह विषय है। उर्वरकों का प्रयोग माह अगस्त हमारा शुरू हो चुका है। ऐसे में बुआई लगभग सब जगह हो चुकी है और यह एक ऐसी समय इसको हम बता सकते हैं फसल में होती है जब एक टॉप ड्रेसिंग की ज़रूरत पड़ती है। अधिकांश क्षेत्रों में, अधिकांश जहाँ पर पहले बुआई हो चुकी है वहाँ टॉप ड्रेसिंग की अब आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर एक हमारा जो इफ्को और जो सरकार द्वारा एक अभी नैनो उर्वरकों की शुरुआत की गई। इफ्को ने इसको सबसे पहले इस देश में शुरुआत की, लॉन्च किया और इसका बहुत ही अच्छे इसके परिणाम हैं। जिन भी किसानों ने इसका प्रयोग किया है वो इसको बहुत लाभ मिला है। मृदा का स्वास्थ्य बेहतर हुआ है, उत्पादन बढ़ा है। उत्पादकता की जो उत्पादन आता है, जो उत्पाद होता है उसकी गुणवत्ता में बहुत वृद्धि हुई है और जितने भी रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम हुआ है और कृषि में जो रसायन है उसका भी उपयोग कम होता है। तो यहाँ जब टॉप ड्रेसिंग की बात आती है तो यहीं पर नैनो उर्वरकों की भी बात आती है। नैनो उर्वरकों के माध्यम से अब क्योंकि हमारी फसल पर एक कैनोपी डेवलप हो चुकी है जी, चाहे हम किसी भी फसल की बात करें तो उस पर कैनोपी आने के बाद नैनो उर्वरक असल में स्प्रे के माध्यम से दिए जाते हैं। तो ये फसल पर अब स्प्रे किए जा सकते हैं। इसकी स्प्रे करने की जो विधि है बहुत आसान है। अगर हम बैटरी वाले स्प्रेयर से इसको स्प्रे कर रहे हैं तो 2.5 ढक्कन एक टंकी में, अगर पावर स्प्रेयर से कर रहे हैं तो उसमें 25 लीटर होता है। तो उसमें आप 3 ढक्कन डालिए, यानी कि 75 से 80 ml। और अगर आप ड्रोन्स के माध्यम से इसका स्प्रे अगर करा रहे हैं तो आपको एक टंकी जो ड्रोन की होती है 10 से 11 लीटर की होती है, तो उसमें एक बोतल को हमें डालना है। ये डोज जो मैं बता रहा हूँ आपकी 1 एकड़ के लिए है और 1 एकड़ में आपका नाइट्रोजन की मांग की पूर्ति करेगी। इसके अतिरिक्त हमें सागरिका आधा लीटर का भी इसमें स्प्रे कराना है और साथ में जिन फसलों में फास्फेट की मात्रा भी अभी ज़रूरत होगी उन फसलों में इसमें हमें, जैसे कि इस समय उसमें एक बोतल नैनो डीएपी की भी इसमें स्प्रे हम करा सकते हैं जी। अन्यथा जो बाकी बची हुई जब हमने बुआई की थी, जिन किसानों ने उस समय नैनो डीएपी से बीज शोधन किया था, तो जितनी मात्रा उस बोतल में जो बची हुई है नैनो डीएपी की, उसको भी इस समय आप उसमें घोल के आप स्प्रे करा सकते हैं। ये नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और सागरिका, इन तीनों से आपका संपूर्ण तत्व प्रबंधन होगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, प्राइमरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जितने भी सूक्ष्म तत्व हैं, विटामिन्स हैं, हर किस्म का तत्व हमारी फसलों को प्राप्त हो सकेगा और उससे ज़्यादा अच्छा उत्पादन हमें प्राप्त होगा जी। तो इस समय के अनुसार डॉक्टर रजनीश पांडे जी ने बहुत बेहतर जानकारियां आप तक दी हैं। इस समय की जो मांग है उसके अनुसार किसान भाई अपनी खरीफ फसलों में इस तरीके से उर्वरकों का प्रबंधन करेंगे तो आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा और आप उन्नत खेती भी कर पाएंगे, आपका मुनाफा भी बढ़ेगा, अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। फसलों में उर्वरकों का उपयोग खेती किसानी का एक जरूरी काम है।
लेकिन उर्वरकों का उपयोग हमेशा संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए। खेतों में संतुलित उर्वरकों के इस्तेमाल का असर न सिर्फ उपज पर पड़ता है, बल्कि इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। उर्वरकों के संतुलित इस्तेमाल का मतलब फसल की जरूरत के अनुसार सभी जरूरी पोषक तत्वों को उचित मात्रा और अनुपात में सही समय पर मिट्टी में उपलब्ध कराना है। पौधों के संपूर्ण विकास के लिए 18 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। पौधों के लिए जरूरी मुख्य पोषक तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का उपयोग ज्यादा मात्रा और अन्य तत्वों का उपयोग थोड़ी मात्रा में किया जाता है। उर्वरकों के संतुलित उपयोग से फसल को तीनों पोषक तत्व सही अनुपात में मिल जाते हैं। किसानों को फसल की किस्म और मिट्टी के गुणों के आधार पर उर्वरकों का चयन करना चाहिए। बात अगर खरीफ सब्जियों की करें तो भिंडी में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 50 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। वहीं कद्दू वर्गीय सब्जियों में बुआई के करीब 25 से 30 दिनों बाद 20 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से टॉप ड्रेसिंग करें। बैंगन में रोपाई से पहले करीब 60 किलो फास्फोरस, 60 किलो पोटाश और 150 किलो नाइट्रोजन की आधी मात्रा अंतिम जुलाई के समय मिट्टी में मिला दें। बाकी आधी नाइट्रोजन की मात्रा को फूल आने के समय इस्तेमाल करें। इस तरह सही मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल करने से अच्छी फसल ली जा सकती है। तो रिपोर्ट में आपने कुछ बारीकियों को समझने की कोशिश की कि किस तरीके से उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, तमाम बातें हमने जानी। कुछ और बारीकियों का रुख करते हैं, डॉक्टर रजनीश पांडे जी का रुख करते हैं। पांडे जी, आपसे हम ये भी जानना चाहते हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि खरीफ सीजन में कभी भी बरसात हो जाती है, तो बरसात के सीजन में जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है, किसान भाई कैसे समझें कि उर्वरकों का प्रयोग बरसात से कितने समय पहले करें? और कई बार ऐसा होता है कि उर्वरकों का प्रयोग कर दिया, बरसात हो गई और खेत में पानी नहीं रुकने देना होता है, जिसकी वजह से क्या वो पानी के साथ उर्वरक बह जाते हैं। तो बरसात की कितनी देर के बाद या कितने दिन के बाद उर्वरकों का प्रयोग दोबारा कैसे करें? तो यहाँ पर अभी मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि अभी आपने अपने टीवी स्क्रीन पे अभी देखा होगा कि यहाँ पर जो एक अभी आपने एक मूवी छोटी सी देखी, उसमें किसान जो टॉप ड्रेसिंग के माध्यम से उर्वरक का प्रयोग कर रहे थे। इसमें मैं आपको मुख्य रूप से ये बताना चाहूँगा कि जो किसान ये जो टॉप ड्रेसिंग के माध्यम से हाथ से जो लेबर इसमें खेत में हमारी जो फेंकती है उर्वरक को, तो इसका अधिकांश भाग हमारी फसल को प्राप्त नहीं होता। और ये ज़्यादा से ज़्यादा लगभग अगर हम यूरिया की बात करें तो लगभग 70% तक हमारी फसल के काम नहीं आती। और जब अगर हम DAP और NPK की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 80% हमारी फसल को प्राप्त नहीं होती है। इसी परिस्थिति को देखते हुए नैनो उर्वरकों का प्रयोग शुरू किया, नैनो उर्वरक का इजाद किया गया है। नैनो उर्वरक पत्तियों के माध्यम से जाता है, इसलिए इसको स्प्रे हम करते हैं। तभी आपने जैसा पूछा कि अगर बारिश आ जाए, और आजकल के जो वातावरण की जो स्थिति हो रही है जी, उसमें बारिश कभी भी आ जाती है, पर किसान हमारी बेमौसम की बारिश और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने में आ रही हैं। तो इन सब का भी कारण मुख्य रूप से अगर हम देखें तो ये जो खेत में हम टॉप ड्रेसिंग करते थे और जो खेत में हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते थे, इसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इनके प्रयोग को हमें खेती में कम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा नैनो उर्वरकों का अपना खेती में इसका समावेश बढ़ाना है। अगर बारिश हो जाती है, नैनो उर्वरकों में मुख्य रूप से क्या किया गया है कि जो इसके अंदर जो कण होते हैं नाइट्रोजन के, फास्फोरस के, उनके ऊपर एक तरह की एक परत चढ़ा दी गई है, जो कि फसल के अंदर जाने के पश्चात ये घुलनशील अवस्था में परिवर्तित होते हैं। परंतु जो हम रासायनिक उर्वरक पहले डालते थे वह जमीन में ही घुलनशील अवस्था में परिवर्तित हो जाते थे, इसलिए हमारी फसलों को बहुत कम प्राप्त हो पाते हैं और वो खरपतवारों को ज़्यादा मिलते हैं। और खरपतवार की आप देखेंगे कि वृद्धि बहुत ज़्यादा हमारी खेतों में हो जाती है। नैनो उर्वरकों के प्रयोग से ये सारे के सारे जो कण हैं वो अंदर जाएंगे और उसके बाद हमारी फसल में उपलब्ध होंगे। तो इसलिए लगभग 20 दिन तक हमारी फसल को पोषण मिलता रहेगा जी। वैज्ञानिकों के द्वारा शोध किए गए उसमें बताया गया, उसमें पता लगा कि जो अगर हम यूरिया का
प्रयोग अपनी फसल में करते हैं। रजनीश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा माफी के साथ। एक दर्शक हैं फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं जी, उनका सवाल ले लेते हैं, फिर आपके पास लौटेंगे। मनोज जौनपुर हैं उत्तर प्रदेश से। मनोज जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। मनोज जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी मनोज जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, अभी हमारे यहाँ धान की खेती जो है थोड़ा पीछे से धान की रुपाई हुई है। जी हेलो जी। धान की रुपवाई हमारे यहाँ बिजली की व्यवस्था सही नहीं थी सर, बरसात भी नहीं हुई तो बहुत पीछे लगा है। उसमें प्रथम डोज में सर क्या क्या दें हम? जी, पहले डोज में जैसे क्या क्या दें हम पहले डोज धान लगने के बाद? जी मनोज जी, आपके सवाल को शामिल कर लेते हैं पांडे साहब। हाँ मनोज जी, आपने धान की रुपाई अब जैसे कर दी है, तो आपको धान की रुपाई किए कितने दिन हो गए? सर 5 दिन हो गए। 5 दिन आपको रुपाई किए हो गए। आज से लगभग 25 दिन बाद आप एक नैनो यूरिया की आधे लीटर की बोतल, एक सागरिका की बोतल और एक नैनो डीएपी की बोतल, इसको आप मिलाइएगा एक साथ, और एक साथ मिला के इसका स्प्रे करा देंगे। तो इससे आपका पहले ही बार में आपको तीनों तत्व हमारी फसल को मिलेंगे, जो मेजर जो हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश है। इसके अतिरिक्त हमारे सूक्ष्म तत्व भी आपको मिल जाएंगे, और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर होते हैं, पूरे के पूरे तत्व आपकी फसल को प्राप्त हो जाएंगे। और अगर बुआई के समय में अगर शुरुआत में आपने कुछ खाद दी होगी तो उससे भी आपका कुछ तत्व प्रबंधन हल्का हो जाएगा। परंतु अगर नहीं दी है शुरुआत में, अगर बुआई के समय अगर आपने कुछ नहीं डाला है, तो सागरिका 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जो दानेदार आता है उसको फिलहाल आप उसको खेत में फैला सकते हैं। उसमें आप खेत में छिड़क दीजिए और 25 दिन बाद आप इसका स्प्रे कराइएगा, जो मैंने बताया। जी, तो आप इस तरीके से मनोज जी, आप अपनी जो आपने धान की फसल लगाई है, आप उस तरीके से उर्वरकों का प्रयोग करके अपनी धान की फसल को सुरक्षित कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। एक दर्शक हैं, उनके सवाल को ले लेते हैं। विपिन है सागर मध्य प्रदेश से। विपिन जी, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मेरे 2 सवाल हैं और दोनों विषय पे हैं। पहला सवाल सर ये था कि हमने अरहर बोई है, पूसा अरहर 16, और इसमें क्या क्या देखभाल करनी चाहिए और खरपतवार नियंत्रण कैसे करें? और दूसरा सवाल सर ये था कि मक्का में यूरिया का छिड़काव करना है सर, तो कुछ लोग छिड़काव कर रहे हैं, कुछ लोग पेड़ों पर रखते हैं थोड़ा थोड़ा सा यूरिया, और मैं सोच रहा था कि इसका विकल्प नैनो यूरिया हो सकता है, और कितने दिनों में हम डाल सकते हैं, या फिर दोनों ही डाल सकते हैं, तरल भी और वो भी? जी विपिन जी, आपके सवाल को शामिल कर जाता है, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ समय की मांग होगी एक छोटे से ब्रेक की। आपके सवाल का जवाब इस ब्रेक के उस पार बनेगा, और आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। ब्रेक से पहले हमारे दर्शक थे विपिन, उनका सवाल था। डॉक्टर गंगवार जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर गंगवार जी, हमारे दर्शक विपिन का सवाल था कि इन्होंने पूसा 16 अरहर की बुआई करी है, कैसे खरपतवारों का नियंत्रण करें और क्या क्या बारीकियां, क्या सावधानियां बरत सकते हैं, इनको अच्छा उत्पादन मिले, कीट रोगों से प्रबंधन कैसे कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न। जाति का चयन बहुत अच्छा है किसान भाई का। जहाँ तक ये प्रजाति का नियंत्रण की बात, खरपतवार अरहर की फसल में उत्तरी खरपतवार नाशी आता है, पेंडामेथ्रिन। अब वो तो बुवाई कर चुके हैं, उस समय नहीं किया है तो अभी नहीं कर सकते उसको। लेकिन अगर सकरी पत्ती की घास है, ऐसे खरपतवार जो जिनकी पत्तियां पतली है या घास परिवार की जो खरपतवार, उनके लिए किसान भाई विपोस्ट मल्टीस एक हर्बिसाइड खरपतवार नाशी आता है, क्विजल ऑफ 5% का काम है, आप वो ले सकते हैं। तो एक तो ये है। दूसरा, मैं जो विशेष तौर से किसान भाई को कहूँगा कि अगर आपके पास समय हो और आपके पास पारिवारिक या वैसे मैन पावर है, तो आप अगर
निराई गुड़ाई करें थोड़ा तो काफी लाभप्रद भी होगा और आपकी फसल को स्पेशली काफी इसमें राहत रहेगी। तो ये दोनों तीनों तरीके हैं जो आप काम में ले सकते हैं। प्री इमरजेंस आप कर नहीं सकते, पोस्ट इमरजेंस है सक्रिय पत्ती का तो आप फिजोला फॉस्फेटाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप निराई गुड़ाई करें तो काफी अच्छी बात है। अब दूसरी बात की रोग, दूसरी कीटों के प्रबंधन की, तो किसान भाई जैसे आपकी फली लगनी चालू हो और उस समय आपको लगे कि पत्ते छोटे बन रहे हैं, गुच्छे में हो रहे हैं, उस समय विशेष ध्यान रखें। तो वहाँ एक बरूथी हिंदी में कहते हैं या मकड़ी, ये कुछ किसान भाई कहते हैं, या माइट जिसे कहते हैं, इसका प्रकोप है, जिसकी वजह से हालांकि प्रजाति काफी अच्छी, लेकिन अगर ऐसा आपको लगे तो एक कोई भी जो मकड़ी खासा कई साइज आते हैं उनको प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके फली बने और उस समय फली छेदक का प्रकोप कहीं दिखाई दे तो आप हमारे एनपीवी एक आता है, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस, इसके 250 सैलू पर हेक्टेयर की दर से इसका छिड़काव आप कर दें, क्योंकि इसमें कीटों में विशेष करके जो फली छेदक है ये मुख्यतः इसको नुकसान करता है। तो उसके लिए पीबी का भी प्रयोग कर सकते हैं किसान भाई। अजाल्ट्राइस्टिन एक हमारा नीम उत्पाद है जो बाजार में आसानी से उपलब्ध है, 0.03% का। इसकी मात्रा भी आप 2.5 से 5 लीटर तक प्रति हेक्टेयर की दर से आप काम में ले सकते हैं। मतलब बात करें तो 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी की दर से, तो ये काम में आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपके कई दफा ये देखने को मिलता है कि एक पुअर पॉड फ्लाई का भी प्रकोप होता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारी फली है वो मुड़ने लगती है और उसमें फली में दाना ठीक से नहीं बैठता, वो डैमेज। जी गंगवार जी, तो मतलब कुल मिलाकर ये कुछ मोटी बातें हैं जिसका हमारे जो दर्शक हैं विपिन जी, वो अपनी पूसा 16 अरहर में ध्यान रख के अपनी उत्पादन को अच्छा कर सकते हैं। रजनीश पांडे जी का रुख कर लेते हैं। पांडे जी, जिस तरीके से हमारे दर्शक का ये भी सवाल था कि मक्का में यूरिया का छिड़काव कितना करना चाहिए, किन मात्रा में करना चाहिए, और उनका ये भी सवाल था कि कुछ लोग कर रहे हैं कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, उनके लिए क्या विकल्प है? विपिन जी, एकदम उचित समय है, ये आपको नैनो यूरिया ही प्रयोग करना चाहिए। और नैनो यूरिया के हमारे जितने भी हमने स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ तमाम जितने भी हमने ट्रायल्स कराए उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमारा मक्के पे आया है, मेज़ पे आया है, क्योंकि इसकी पत्ती जो बहुत ही चौड़ी होती है और इससे अवशोषण कण के माध्यम से नाइट्रोजन का बहुत ही अच्छे से होता है और वो पत्तियों के द्वारा हमारी फसल को पूर्णतः प्राप्त होती है। तो एक चीज़ इसमें और आपको ऐड करना चाहूँगा कि आप जो अभी दूसरी अपनी फसल जो अरहर में आप कीट पतंग और उसकी बात आप जब कर रहे थे, यही समस्या सभी फसलों में आती है। ये प्राय देखा गया है कि नैनो यूरिया का यदि अगर हम प्रयोग करते हैं तो कीट पतंग का भी प्रकोप कम होता है, खरपतवार नियंत्रण अपने आप होता है। जिन भी फसलों में इसका प्रयोग किया गया वहाँ पर कीट पतंग कम लगे हैं। ऐसा हमने जितने भी ट्रायल कराए, लगभग हम 2 लाख ट्रायल नैनो यूरिया नैनो डीएपी के करा चुके हैं और इसके अतिरिक्त अभी सब जगह चल भी रहे हैं जी। इसलिए मैं आपको पूर्णतया आश्वस्त करना चाहूँगा कि आप नैनो यूरिया का प्रयोग नाइट्रोजन के लिए करें और नैनो डीएपी का प्रयोग नाइट्रोजन और फास्फोरस के लिए ही करें। और इसके साथ में एक और आपको हिदायत ये देना चाहूँगा कि आप रासायनिक उर्वरकों का साथ के साथ प्रयोग कम कर दीजिएगा, क्योंकि उनके कारण जो कीट पतंग और तमाम किस्म के रोग उनके कारण सबसे ज़्यादा आते हैं। क्योंकि एक साथ उसमें नाइट्रोजन हमारी फसल को प्राप्त होती है तो हमारी फसल जो है बहुत कोमल हो जाती है और उसके कारण बहुत ज़्यादा सकुलेंसी होने के कारण भी हमारा बहुत सारे रासायनिक खरपतवारों में का बढ़ोतरी होती है और कीट पतंग की भी बढ़ोतरी होती है। तो इसलिए आप इनका प्रयोग करें 1 बोतल प्रति एकड़ के अनुसार और आपको इसका लाभ मिलेगा। एक दर्शक हैं जो फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके सवाल को भी ले लेते हैं। विजय पाल हैं पलवल हरियाणा से। विजय जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। विजय जी, आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछें। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ आज 16 में धान है जी। तो सर उसमें सुलरा की बीमारी लग रही है जी। आपके सवाल को हम समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ सर, सुन रहा हूँ सर जी, अपना सवाल दोहराइए। सर धान है 16 में जी। अच्छा, उसमें जैसे सुलरा की बीमारी चल रहा है, ये बोले हैं जी 4 पेट बढ़ जाए, 2 हुई रह जाए, वे लंबे लंबे जा अपने आप ही जी। इन्होंने धान की फसल लगाई जितना हम समझ पाए और इनका उत्पादन कम हो रहा है। रजनीश जी, धान की फसल में
जो तत्व हम अब तत्व प्रबंधन जो करते हैं वो यूरिया के माध्यम से करते हैं, रासायनिक यूरिया के माध्यम से, और जिसके कारण क्योंकि हम धान की फसल में पानी खड़ा करते हैं और पानी खड़ा करने के बाद उसमें रोपाई करते हैं, इसके कारण उसमें जितना भी हम यूरिया वगैरह जितना जो भी हम उसमें तत्व प्रबंधन के लिए डालते हैं सब उसमें बहुत जल्दी घुलनशील अवस्था में परिवर्तित होकर बह जाता है, पानी में नीचे चला जाता है या फिर ऊपर वाष्पित होकर पर्यावरण में चला जाता है। ये इसके सबसे ज़्यादा कम परिणाम हमारे धान में ही आते हैं। इसलिए धान में नैनो यूरिया प्लस और नैनो डीएपी का प्रयोग करने से आपको ज़्यादा बेहतर उत्पादन मिलेगा। ये हमने ट्रायल कराए हैं, बहुत सारे किसानों ने इसमें अपनी बातें भी बताई हैं और उनके ये एक्सपीरियंस है जिसमें उन्होंने इनमें नैनो यूरिया का प्रयोग किया, जहां वो पहले रासायनिक उर्वरक यूरिया का प्रयोग, कट्टे वाले यूरिया का प्रयोग करते थे, उनको इसमें ज़्यादा उत्पादन मिला, लाभ मिला और ज़्यादा अच्छे रेट बाज़ार में मिले। ये भी एक फ़ायदा है। हमारे एक किसान मेरे मित्र हैं रेवाड़ी के, आप ही के क्षेत्र के आसपास के हैं, उनका गेहूं खेत से उठा था 3500 रुपये क्विंटल पे, जबकि एमएसपी 2600 रुपये चल रही थी, खेत से उठाया गया। इस तरह के बहुत सारे किसान हैं, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर हमें देखने में आता है जिन्होंने रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम किया और नैनो उर्वरकों का प्रयोग बढ़ाया, उनको उत्पादन भी बेहतर मिला, बिल्कुल, और साथ में उत्पादन की गुणवत्ता भी बेहतर। बिल्कुल राजेश, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि किसानों को अब इन बातों को समझना होगा कि जो आप रसायन युक्त उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं उसको कम करने की ज़रूरत आ चुकी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारी मृदा भी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रही है और इसका समाधान करना इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। एक दर्शक हैं हमारे साथ फ़ोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं, नंदस्वरूप मिश्रा हैं, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। नंदस्वरूप जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना सवाल पूछें। हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम नंदस्वरूप मिश्रा। मैं जानना चाहता हूँ कि जो अरहर हमारी है तो इसमें भूमि शोधन, बीज का उपचार, फसल हमारी हो गई तैयार, तो ऐसी दशा में जो रोग कीट को हम कैसे करें विचार जिससे हमारी मेहनत ना हो जाए बेकार, क्योंकि अरहर की फसल बड़ी होती है, जब यदि फली छेदक कीट आते तब तो दवाओं को छिड़कने में बड़ी परेशानी होती। और दूसरी चीज इसमें जो अरहर के जो है पहली जड़ वाली उथली जड़ वाली फसलों का हम किस प्रकार से इसमें मिलवा करें जिससे दोनों का से हमें फायदा हो। जी, आप किसान कम कभी ज़्यादा लगते हैं। हमारे दर्शकों नंदस्वरूप मिश्रा जी, फिलहाल डॉक्टर गंगवार जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर गंगवार जी, आपने इनके सवाल को सुना, किस तरीके से अरहर की सभी बातों को ये जानना चाहते हैं, इनके सवाल का जवाब दीजिए डॉक्टर गंगवार जी। हाँ, हम लोग यही बात उस समय कर रहे थे कि खेत की तैयारी के समय अगर किसान भाई ट्राइकोडर्मा नाम की मित्र फफूंदी का प्रयोग करते हैं, जिसे गोबर की सड़ी हुई खाद में 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी ले लें, बाजार में जो फॉर्मुलेशन उपलब्ध है, और उसका 2.5 से 3 किलो तक भी ले सकते हैं, और उसको 50 से 75 किलोग्राम FIM में खाद में मिला के 15 से 20 दिन तक रख दें, और उसके बाद जब आखिरी जुताई आप कर रहे हैं उस समय उसे मिक्स कर दें, फैला दें और जुताई करके अच्छे से मिला दें। एक तो ये काम करना है, जिससे क्या होगा, जो हमारी अरहर की फसल का मुख्य रोग है उगता रोग या बिल्ट जिसे कहते हैं, वो नहीं आएगा, या आएगा भी तो बहुत इतना कम उसका प्रकोप होगा कि आपको आर्थिक नुकसान नहीं। एक बहुत ध्यान ये रखना है। उसके बाद जो उन्होंने बात बहुत बढ़िया कही और बहुत ही जानकार है वो किसान, उन्होंने कहा बीज शोधन। बीज शोधन बहुत आवश्यक है। बीज शोधन के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी बाजार में आता है, हार्जियन भी आता है कुछ जो हमारे साइड है। तो ट्राइकोडर्मा विरिडी की 8 से 10 ग्राम मात्रा को प्रति किलो बीज की दर से आप मिला लें, और उसके बाद उसका आप बिजाई जब करते हैं तो उसके बाद ये आपको डबल कहते हैं ना, 2 तरह से आपको सुरक्षा मिल जाती है। बीज को भी सुरक्षित कर दिया आपने और भूमि को पहले से आपने मित्र फफूंदी से सुरक्षित कर दिया, जिससे आपकी जो अरहर की फसल है इसमें रोग आने की संभावना काफी घट जाती है। एक और बड़ा अच्छा उन्होंने पूछी कि वो ये थी कि भाई फसल बड़ी हो जाती है और उस समय अगर आपके ये फली छेदक आता है, तो किसान भाइयों एक तो ये कि आप थोड़ी नई प्रजाति का चयन करें। काफी प्रजातियां ऐसी हैं जिनमें फली छेदक का प्रकोप थोड़ा सा कम रहता है। तो ऐसा नहीं कि नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा उनका कम है, तो वो आप ले सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि फली छेदक का प्रकोप आरंभ हो रहा है, तो ऐसे में मुख्य फलियों का आप चयन कर लें और उनको तोड़ के और उसे आप खत्म कर सकते हैं, जमीन में दबा सकते हैं। इसके बाद आप एक और है कि न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस जो मैंने बात LPV
HANPB ये बाजार में उपलब्ध है। 2% AS की फॉर्मुलेशन में आता है और ये जैविक है, पूर्णतः जैविक है और इसका आप छिड़काव कर सकते हैं 250 से 500 ml प्रति हेक्टेयर की दर से, जिसे आपको 500 से 750 लीटर पानी में मिलाना है और 1 हेक्टेयर में छिड़काव करना है। इसके अलावा अजाड्रैक्सिन का 0.03% का फॉर्मुलेशन, ये नीम आधारित उत्पाद है, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं और ये 2.5 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से आपको काम में लेना है और पानी इसमें लेना है 500 से 1000 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से। तो ये 2-3 आपको आसान इलाज है। हाँ, छिड़काव में थोड़ी सी समस्या रहती है, तो आजकल पावर वाले स्प्रेयर आ गए, ट्रैक्टर आधारित छिड़काव वाली मशीनें आ गई, उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। गन स्प्रेयर हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। मोटर आधारित आपके पीठ वाले पंप भी हैं, ये प्रयोग करके आप उसको काम में ले सकते हैं। जी, तो ये कुछ मुख्य बातें हैं नंदस्वरूप मिश्रा जी। आप इन बातों का इस्तेमाल कर इन बातों को अमल कर अपनी अरहर की फसल को संरक्षित कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। फिलहाल एक दर्शक हैं, वीरेंद्र हैं रोहतक हरियाणा से। वीरेंद्र जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछें। वीरेंद्र जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो अपना सवाल पूछिए। हाँ जी जी, अपना सवाल पूछें। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये नैनो यूरिया, शुक्ला जी, नैनो यूरिया ऑर्गेनिक है या केमिकल है? जी डॉक्टर पांडे जी। हाँ, नैनो यूरिया मैं अपने सभी किसानों को बताना चाहूँगा, नैनो यूरिया के अंदर बहुत ही हल्के से केमिकल होते हैं, परंतु अगर आप इसका अनुपात जो रासायनिक यूरिया आप जो प्रयोग करते हैं उसके अनुपात में अगर देखें तो ये इतने कम होते हैं कि जब अगर हम जो दाने जो निकलते हैं, जो दानों का जब हमने टेस्ट कराया उसमें एक केमिकल रेसिड्यू करके एक टेस्ट होता है, यानी कि कितना केमिकल उस दानों में आया, इसका एक टेस्ट होता है। वो जब टेस्ट कराया तो उसमें बिल्कुल भी कोई केमिकल ही नहीं आया, परंतु क्योंकि थोड़ा केमिकल इसमें ऐड होता है, मिलाया जाता है, इसलिए हम उसको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन नहीं दे सकते। परंतु एक तरीके से ये एकदम केमिकल रहित किस्म से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, परंतु उसको ऑर्गेनिक आप नहीं कह सकते, पर बहुत ही कम केमिकल होता है, परंतु काम उससे ज़्यादा करता है। जब आप ज़्यादा रसायन डालते थे, जब रासायनिक उर्वरक डालते थे, क्यों ज़्यादा करता है? क्योंकि इसके कणों में जो नाइट्रोजन के और फास्फोरस के जो कण हैं, इसके ऊपर एक तरह से एक बायोपॉलीमर की कवरिंग कर दी गई है, लेपित कर दिया गया है, और वो वहाँ तक बना रहता है जब तक फसलों को अंदर तक, जब तक उसकी कोशिकाओं में नहीं चला जाता, उसके सेल में नहीं घुस जाता। उसके बाद वो उपलब्ध अवस्था में परिवर्तित होना शुरू होता है जब फसल को उसकी आवश्यकता होती है। इसलिए वो थोड़ी सी मात्रा 20 दिन तक लगातार धीरे धीरे कर उसको तत्व प्रबंधन फसल की करती रहती है, और फसल को उतनी ही ताकत, उससे ज़्यादा ताकत मिलती है जितना कि यूरिया का कट्टा डालने में से मिलती थी। जी, इसलिए इसका प्रयोग करना, इसको बढ़ावा दें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आजकल के समय में अगर हम देखें तो मात्र 30 से 30% ही हमारे ऐसे किसान हैं जो अपने खुद हाथ से खेती करते हैं। बिल्कुल, अधिकतर खेती लेबर के हाथ से होती है। इसलिए लेबर को जो बातें आपको बताई जा रही हैं, अपनी लेबर को जरूर बताइए, क्योंकि आप चाहेंगे नैनो यूरिया, नैनो DAP का प्रयोग हो, क्योंकि उसके परंतु उसको प्रयोग करने में आपको स्प्रे कराना पड़ेगा। स्प्रे करने के लिए आपका लेबर अगर तैयार नहीं होगा तो वो कहेगा ये काम नहीं करता, तो आप फिर कहोगे नहीं मुझे तो रासायनिक कट्टे वाली खाद दो। परंतु आप जब उसको समझाएंगे इसके लाभ क्या हैं, तो वो उसको अपनाना शुरू करेगा। और इसको स्प्रे को सहयोग की सुविधा देने के लिए भी इफ़को ने इसमें बहुत बड़ा काम किया है, जिसमें अभी आगे प्रश्न आएंगे तो मैं उसमें आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। डॉक्टर राजेश पांडे जी, आपने बहुत बेहतर तरीके से हमारे किसान भाई वीरेंद्र जी के सवाल का जवाब दिया, और उम्मीद करते हैं कि वीरेंद्र जी, अगर आप इस कार्यक्रम को अभी भी देख रहे हैं तो आप सुरक्षित रूप से इस चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने अप्रूवल आपको दे दिया है। फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। जब तपती है धरती, सूरज
उगलता है आग। ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट। खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार किसान भाइयों के सवालों को शामिल किया जा रहा है और इसी सिलसिले में एक दर्शक और जुड़ गए हैं, रामानंद अलवर राजस्थान से। रामानंद जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। रामानंद जी, आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछें। हेलो जी रामानंद जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर जी, सवाल पूछिए। हाँ सर, हमारे वो दे करे वो फल सर, तो पेड़ के पेड़ जा रहे हैं खेत के अंदर से। जी, आपकी फसल कौन सी है? मूंगफली है सर। जी जी, मूंगफली की फसल है और इनकी फसल को नुकसान पहुंचा। डॉक्टर रजनीश पांडे जी, फसल को क्या चीज से नुकसान पहुंच रहा है? ये सर पेड़ है ना, जैसे पेड़ के पेड़ उखड़ रहे हैं, जल रहे हैं। मैं इसमें चर्चा करूंगा। जी डॉक्टर गंगवार जी। हाँ, देखिए किसान आपके अलवर क्षेत्र में और खासतौर से जो शेखावाटी का पूरा अंचल है आपके राजस्थान में, यहाँ इस समय मूंगफली की फसल काफी विस्तार में होती है। और मूंगफली की फसल में पेड़ जाने के दो कारण हैं। या तो आपकी जड़ गलन है, जिसको हम काली जड़ आप लोग लोकल भाषा में कहते हैं, और दूसरा कई खेतों में काफी किसान भाइयों से मेरी भी बात होती रहती है जयपुर और आसपास, तो उन किसान भाइयों के यहाँ पर सफेद जड़ का बहुत प्रकोप है। तो आप ये देखें, अगर जड़ में थोड़ा सा जड़ के पास का क्षेत्र खोदें तो आपको अगर सफेद जड़ का प्रकोप दिखता है तो आप ध्यान से उस क्षेत्र में थोड़ा सा सिंचाई हल्की कर दें, अगर सूखा क्षेत्र है। और अगर आप वहां पर जड़ गल के काले रंग का पाउडर जड़ के आसपास चिपका है तो ये कॉलर नाम का रोग है। इस रोग के लिए 2-3 बातें, अभी तो चूंकि 35 से 40 दिन तक की फसल होती है तब तक ही नुकसान करता है ये रोग। तो ऐसी अवस्था में आप जितने आपके पौधे हैं जिनमें ये रोग आया है, इन रोगग्रस्त पौधों को हटा के खेत से अलग कर दें और अगली बार ध्यान से ट्राइकोडर्मा का बीज उपचार करें, भूमि उपचार करें और प्रजाति का अच्छा चयन करें। TG37A प्रजाति बहुत अच्छी आपके चलती है। M13 प्रजाति है, उसमें भी काफी अच्छा किसान भाइयों के ये रोग का प्रकोप थोड़ा कम रहता है। और दूसरा एक ध्यान ये रखना है, जो हमारे साथी मित्र ने बताया कि आप जो नत्रजन जो जमीन में डालने वाली खाद है, इसका प्रयोग थोड़ा कम करें। इसका प्रयोग की साथी बता रहे हैं, उस तरह से आप काम कर सकते हैं। जी डॉक्टर गंगवार जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बेशकीमती बातें हमारे किसान भाइयों के लिए बताई और जिस तरीके से किसान भाइयों को आपने समझाया कि किन किन चीज़ों का प्रयोग करें और अरहर की फसल के में उत्पादन अच्छा कैसे लें और कीट और रोगों से नियंत्रण कैसे करें, आपने समय निकालकर जो ये बातें बताई उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर गंगवार जी। नमस्ते, धन्यवाद। रुक करते हैं डॉक्टर रजनीश पांडे जी का। डॉक्टर रजनीश पांडे जी, हमारे साथ एक दर्शक है जिन्होंने व्हाट्सएप पे सवाल भेजा है। तरुण कुमिया है, अजमेर राजस्थान से। उनका सवाल है, ज्वार की फसल अभी 35 दिन की हो गई है और 5 से 6 फीट की हाइट हो गई है, क्या अभी यूरिया डाल सकते हैं? ज्वार में बहुत ज़्यादा तत्व प्रबंधन के लिए यूरिया की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु एक स्प्रे आप नैनो यूरिया का करवा सकते हैं। इतने में आपका काम आपकी फसल के लिए सफिशिएंट है, महत्वपूर्ण मतलब भर का हो जाएगा। जी, साथ ही डॉक्टर रजनीश जी, आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि अगर हम बात करते हैं नीम लेपित यूरिया की, तो किसान भाई क्या इसको घर पे भी तैयार कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करना कितना उचित है, किन किन फसलों पे किया जा सकता है और क्या परिवर्तन आता है इसको इस्तेमाल करने के बाद? नहीं, नीम लेपित यूरिया तो आजकल हमारे यहाँ जितने भी देश में जितना यूरिया आता है उस पर नीम का लेपन किया जाता है। वो संयंत्र में ही, प्लांट में ही किया जाता है। परंतु नीम लेपन करने से भी हमें वो फायदा नहीं मिल पा रहा, क्योंकि इसमें रसायन बहुत ज़्यादा है। रसायन के ऊपर एक नीम की कोटिंग की गई है, वो इसीलिए की गई थी कि उसमें से धीरे धीरे करके तत्व निकले, परंतु क्योंकि वो आयनिक फॉर्म में रहता है, अनस्टेबल फॉर्म में रहता है, इस वजह से जैसे ही वो
पानी के कांटेक्ट में, पानी जैसे ही उसमें लगता है तुरंत ही वो अनस्टेबल फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है और वो या तो पर्यावरण में उड़ जाता है या फिर ज़मीन में, पानी में जाकर नीचे लीचिंग में चला जाता है, नीचे चला जाता है। तो इसके कारण उसकी उपयोग क्षमता, उपयोग दक्षता बहुत ही कम है। इसीलिए नैनो यूरिया, नैनो DAP का प्रयोग करने के लिए हिदायत दी जा रही है। और इसमें मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़, एक चीज़ ये और बताना चाहूँगा जी कि जो उपयोग दक्षता तो नैनो यूरिया, नैनो DAP की है ही ज़्यादा, जबकि 90% के आसपास है। इसके साथ ही ये आपको और दूसरे तमाम किस्म के फ़ायदे हमारी फसल को इसमें मिलते हैं, जैसे कि कीट एवं जितने भी बीमारियां हैं उनका प्रकोप बहुत कम हो जाता है जी। और हमारी मृदा का स्वास्थ्य बेहतर होता है। इसमें रसायन कम जाता है बिल्कुल। और साथ में इसको हम बस एक चीज़ है, हमें इसको स्प्रे करना पड़ता है और स्प्रे हमारे सभी किसान भाई करते हैं। बिल्कुल, सभी किसान भाई स्प्रे करते हैं। और नैनो यूरिया, नैनो DAP आपके सभी की तरह की रसायनों के साथ ये घुलनशील है। इसको टेस्ट करने के लिए आप एक बार बाहर में उसको टेस्ट दोनों को आपस में मिलाकर भी देख सकते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आ रही तो आप उसको आपस में मिला सकते हैं जी, और मिलाकर उसको स्प्रे करा सकते हैं जी। तो कुछ एक महत्वपूर्ण बातें हैं डॉक्टर रजनीश पांडे जी ने आपको उर्वरकों का प्रयोग किस प्रकार से करना है, कितनी मात्रा में करना है, कौन से उर्वरकों का प्रयोग करना है, इसके बारे में भी आपको जानकारी दी। डॉक्टर रजनीश पांडे जी, आप कीमती समय निकालकर स्टूडियो पहुंचे और हमारे किसान भाइयों के लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। समय साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो दर्शकों, आज हमने दो महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की। उम्मीद करते हैं इन जानकारियों का किसान भाई सही तरीके से उचित इस्तेमाल करेंगे और अपनी खेती किसानी में परिवर्तन लेके आएंगे। इस कार्यक्रम से जुड़े आपके कोई भी सवाल या कोई भी सुझाव आपके हैं तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि अगला विषय हम कौन सा जिस पर चर्चा करेंगे कार्यक्रम हेलो किसान में, आइए एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। बात करेंगे रेशम कीट पालन पर और साथ ही बात करेंगे प्राकृतिक खेती को लेकर। ये दो महत्वपूर्ण विषय हैं। इस विषय से जुड़े हुए आपके कोई भी सवाल हैं या कोई भी सुझाव हैं तो आप हमें ईमेल के जरिए अपने सुझाव और सवाल पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा आप किसान कॉल सेंटर पर फ़ोन करके भी अपने सवाल को दर्ज करा सकते हैं। आप हमारे किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर सकते हैं। हमारे किसान कॉल सेंटर का नंबर है 1800-1130-60, जो कि सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आपकी सेवा में खुला रहता है। इसके साथ ही हेलो किसान के इस कार्यक्रम को आप DD किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है, टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और सीधा आप DD किसान के YouTube चैनल पर पहुंच जाएंगे और वहां पर हेलो किसान के इस कार्यक्रम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर देख सकते हैं और खेती किसानी से जुड़ी तमाम जानकारी को पा सकते हैं। इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहें DD किसान के साथ, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें और उन्नत करते रहें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।